गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ तुम लोग का सिलेबस का जो वो रिड्यूस हो गया है। तो जो भी है, जो जो टॉपिक इन्वॉल्व है एग्जाम में आएगा, वही हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। जो रिड्यूस हो गया है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे पहले कि एब्जॉर्प्शन क्या है एक्चुअली। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का ज़रूरत क्यों है, क्यों प्लांट एब्जॉर्ब करता है। देखो, तो कोई भी प्लांट का देखो दो हिस्सा होता है। ठीक है, एक जो मिट्टी के नीचे रहता है जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक जो मिट्टी के ऊपर रहता है उसको बोला जाता है शूट पार्ट। ठीक है, तो मिट्टी के ऊपर जो है वो शूट पार्ट है, मिट्टी के नीचे जो रहता है वो रूट पार्ट है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट का कौन सा हिस्सा करता है एब्जॉर्ब? मेनली प्लांट का एब्जॉर्ब करता है रूट्स वाला जो पार्ट है, जो रूट है वही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में मेनली जो प्लांट का जो हिस्सा इन्वॉल्व है वो है रूट्स। ठीक है, अभी एब्जॉर्प्शन क्या है? देखो, एब्जॉर्प्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट क्या करता है, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो ज़रूरत है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो ज़रूरत है। इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको ही बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। देखो, तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है कि द रूट्स नॉट ओनली फिक्स द प्लांट इन द सॉइल गिविंग इन सपोर्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट and life supporting function of the root is to absorb water and minerals, nutrients from the soil and conduct them into the stem for supply to the leaves, flowers and fruits. तो बेसिकली मेन पर्पस क्या है रूट का? मेन पर्पस है कि मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको भी एब्जॉर्ब करना, क्योंकि वो ज़रूरत है प्लांट को। खाना प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत है। उसके बाद प्लांट का जो भी हिस्सा होता है, लीव से, फ्लावर से, स्टेम है, उसको ठीक ठाक ग्रो करने के लिए ज़रूरत है, तो इसी के लिए वो एब्जॉर्ब होता है। ये पहला फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट का। और दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है कि प्लांट को सॉइल के ऊपर फिक्स रहता है, मतलब प्लांट गिरेगा नहीं, सॉइल के ऊपर फिक्स रहेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग फिक्स रहेगा। ये दूसरा फंक्शन है रूट का। तो पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। ठीक है, तो अगर हम काम का बात करें कि रूट का मेन काम क्या है, तो पहला काम है मेन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन of water minerals and nutrients from the soil, absorption of water, mineral, nutrients from the soil. ठीक है, एंड इसको क्या करना? फ्लो करवाना। ठीक है, एकदम फ्लो करना या कॉन्डक्ट करना स्टेम में, ताकि वो लिव्स में, फ्लावर में, हर एक हिस्से में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड conduct them into the stem for supply to the leaves, flowers and fruits, ताकि इन हिस्सों में वो जो वाटर मिनरल्स वगैरह है सब कुछ है वो पहुंच जाए। ये मेन काम है, इसी को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। 2 नंबर काम क्या है रूट का? ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन रूट का फंक्शन है। ये मेन बेसिकली है प्लांट को फिक्स करना सॉइल के ऊपर। ठीक है, रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल and gives support to the plant प्लांट को सपोर्ट भी करता है बाय फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली ये रूट का काम है। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन समझ गए कि एब्जॉर्प्शन क्या है। अब आते हैं कि एब्जॉर्प्शन का ज़रूरत क्या है, क्यों प्लांट को एब्जॉर्प्शन का ज़रूरत है। रूट के थ्रू से प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स, ये मेन बेसिकली ज़रूरत क्यों है? मेन बेसिकली ज़रूरत है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो मिनरल्स वगैरह, जो वाटर वगैरह है, ये प्लांट को चाहिए, क्योंकि खाने प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होगा। खाना जो प्लांट प्रिपेयर करता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, तो इसके लिए ज़रूरत है। तो मेन रीज़न, पहला जो रीज़न है टू प्रिपेयर फूड, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ये तो पढ़े हो। ठीक है, ये मेन रीज़न है बेसिकली। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? एक जो प्लांट में जो एक्सेस वाटर रहता है, वो एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है।
ठीक है। प्लांट में जो एक्सेस वाटर रहता है वो एक्सेस वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट को कभी कभी क्या जो रूट से एब्जॉर्ब करता है वाटर, जितना यूज़ होगा उतना यूज़ कर लिया, अब कुछ वाटर है वो मतलब एक्सेस रह जाएगा तो उसको बाहर निकाल देता है प्लांट, थ्रू लीव्स बाहर निकाल देता है ताकि प्लांट थोड़ा ठंडा रहे, इसीलिए ये ट्रांसपिरेशन होता है, इसी को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी अगर बाहर नहीं निकाल पाएगा एक्सेस पानी प्लांट, तो क्या प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा क्योंकि एक्सेस वाटर हो गया है, उतना वाटर तो चाहिए नहीं, इसलिए एक्सेस वाटर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सेस वाटर निकालेगा प्लांट तो प्लांट क्या ठंडा भी रहेगा, इसलिए जब बहुत धूप होता है, बहुत समर सीजन होता है तो प्लांट को अपने आप को ठंडा रखना भी ज़रूरी है, तो इसी के लिए ट्रांसपिरेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का दूसरा तुम्हारा नीड हो जाएगा, क्यों एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, क्यों होता है। नंबर थ्री रीज़न है ट्रांसपिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होता है, वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रूट ने एब्जॉर्ब किया है वाटर को, मिनरल्स को, तो उसको प्लांट का जो दूसरा हिस्सा है जैसे कि स्टेम है, लीव है, फ्लावर है, उनमें भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो प्लांट का एक पार्ट है ना, क्योंकि उनमें अगर वाटर मिनरल्स वगैरह नहीं मिलेगा तो वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, तो जो भी मिनरल्स वगैरह, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिट्टी से उसको मिलेगा थ्रू रूट, वो वाटर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़रूरी है। अच्छा, तो ये तीसरा वाला नीड हो गया। चौथा वाला नीड क्या है, चौथा वाला नीड है मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस। अब ये मैकेनिकल स्टिफनेस देखो क्या है, देखो लिखा हुआ है बुक में, वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी फुल्ली डिस्टेंडेड कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ द प्लांट टिश्यू। मतलब जो ये जो वाटर है, वाटर अगर प्लांट में आएगा तो वाटर तो बेसिकली प्लांट का ज़रूरी है, ज़रूरत है, तो वाटर क्या करता है, मतलब अगर वाटर मिल गया प्लांट को, तो वाटर क्या बेसिकली प्लांट का वाटर से ही तो, वाटर तो रॉ मटेरियल है ना, क्योंकि वाटर अगर नहीं मिलेगा तो प्लांट खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अगर वाटर प्लांट को मिलेगा तो वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाएगा, और प्लांट में जितना भी टिश्यूज़ है, जितना भी सेल्स वगैरह है, वो एकदम क्या रहेगा, लिविंग रहेगा, क्योंकि वाटर मिलेगा उसको। इसीलिए इसको मैकेनिकल स्टिफनेस बोला जाता है, क्योंकि जो टिश्यूज़ है, जो सेल वगैरह है, वो एकदम फ्रेश रहता है, ठीक है, वाटर मिलने की वजह से, क्योंकि वाटर ही तो उनका खाना है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है मैकेनिकल स्टिफनेस। जितना भी सेल है प्लांट में, जितना भी टिश्यूज़ है, वो एकदम फ्रेश रहेगा, ठीक है, ताकि प्लांट को कभी भी प्रॉब्लम ना हो, इसको बोला जाता है मैकेनिकल स्टिफनेस। तो ये मेन 4 ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए प्लांट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स में तुम लोग का नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, हम सिर्फ नीड जो है वो बता दिए कि क्यों प्लांट को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो तुम लोग का सिलेबस में जितना है उतना ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, इसको एब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रूट का खासियत, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो प्लांट करता है वो रूट के वजह से ही करता है, तो रूट का क्या खासियत होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए ताकि रूट अच्छी तरीके से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो नेक्स्ट हेडिंग करो, कैरेक्टरिस्टिक्स of roots for absorbing water। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। देखो पहली बात तो ये जो रूट का एबिलिटी है कि रूट मिट्टी के नीचे से पानी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये एब्जॉर्ब कर सकेगा, ये जो रूट्स का एबिलिटी है, ये रूट का एबिलिटी तीनों कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोले कि रूट का जो एबिलिटी है मिट्टी के नीचे से पानी, न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स वगैरह है, इसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए रूट का तीनों कैरेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए। अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो रूट बहुत अच्छी तरीके से पानी, मिनरल्स वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाएगा। वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली बात तो जो सरफेस एरिया है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा, सरफेस एरिया जो है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा, ह्यूज सरफेस एरिया। नंबर 1 पॉइंट, ह्यूज सरफेस एरिया। रूट का जो सरफेस एरिया है वो ह्यूज होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर रूट का सरफेस एरिया ह्यूज होगा तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा रूट्स रहेगा, ठीक है, ज़्यादा रूट्स रहेगा तो क्या ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, और वही तो चाहिए अब प्लांट को, जितना पानी उसको ज़्यादा मिलेगा उतना अच्छी तरीके से वो खाना प्रिपेयर कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर तो रॉ मटेरियल है खाना प्रिपेयर करने के लिए।
वाटर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रूट हेयर ज़्यादा होगा, जितना रूट हेयर ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब सवाल है ये रूट हेयर क्या है, रूट के अंदर रूट हेयर क्या है। देखो तुम लोग का बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है रूट का, उसमें देखो अगर ऐसा अगर रूट है मिट्टी के नीचे, मान लो ये वाला मिट्टी है, ऊपर वाला पोर्शन है, ये मिट्टी के नीचे ये रूट्स है, तो रूट इतना जितना सरफेस है इसका ज़्यादा होगा, इसमें क्या रहता है रूट्स हेयर रहता है थ्रेड के तरह, ये सब रूट हेयर है। तो जितना ज़्यादा रूट हेयर रहेगा उतना पानी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसको बोला जाता है रूट हेयर, ठीक है। ये मेन रूट वाला पार्ट है, सीधा वाला रूट है, ये सब तुम्हारा रूट हेयर है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रूट हेयर ज़्यादा होगा, जितना रूट हेयर ज़्यादा होगा उतना क्या पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। ये पहला है ह्यूज सरफेस एरिया रूट का, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रूट का। दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रूट हेयर में एक सॉल्यूशन रहता है। ये जो रूट हेयर हम लोग बताए ना, इस रूट हेयर में एक सॉल्यूशन रहता है जिसका बोला जाता है सेल सैप, ठीक है। ये सेल सैप का जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये रूट है और ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, तो मिट्टी के नीचे क्या रहता है पानी रहता है, तो ये सब पानी है, देखो ये पानी है, ये ऊपर वाला पार्ट मिट्टी है, इसके नीचे पूरा पानी है, ये रूट है। तो इस रूट हेयर में एक सॉल्यूशन रहता है जिसका नाम है सेल सैप। उस सेल सैप का कंसंट्रेशन आजू बाजू जो पानी है उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो ही पानी वो खींच पाएगा, कम होगा तो खींच नहीं पाएगा। तो दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, रूट हेयर के अंदर जो सेल सैप सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। ये सेल सैप क्या है, एक सॉल्यूशन है जो रूट के अंदर रहता है, रूट हेयर के अंदर रहता है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इन द रूट हेयर, सेल सैप के बगल में लिखो सॉल्यूशन इन रूट हेयर। इसके वजह से क्या पानी रूट हेयर एब्जॉर्ब कर सकता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि सेल सैप में का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब रूट हेयर के अंदर जो सॉल्यूशन है सेल सैप है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा देन द सराउंडिंग वाटर, इसलिए वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ में आया, ये दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक है जो वॉल वगैरह है, रूट हेयर का जो वॉल है, क्योंकि रूट हेयर तो एक सेल है ना, तो सेल है बेसिकली, तो उसमें उसका सेल वॉल भी रहेगा। हम लोग पढ़े हैं सेल चैप्टर में, क्योंकि सेल का बाजू में क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, कोटिंग रहता है, जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो रूट हेयर जो है, इस रूट हेयर के अंदर भी तो सेल है ना, तो उसके बाजू में भी सेल वॉल रहेगा। तो रूट हेयर का जो सेल वॉल है उसको बहुत ही पतला होना पड़ेगा, थीन होना पड़ेगा, ताकि इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट हेयर्स हैविंग थिन सेल वॉल्स, थिन सेल वॉल्स। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए किसी भी रूट में, ताकि वो अच्छी तरीके से सब कुछ पानी वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। अब देखो एक एक करके तुम लोग का बुक में वो दिया हुआ है, मतलब एक एक करके पॉइंट जो है, ये पॉइंट हर एक पॉइंट अलग अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। पहला वाला देखो क्या है, बुक में लिखा हुआ है, अपना बुक ओपन करो, देखो लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ रूट इज कोरोना एनॉर्मस। सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज एनॉर्मस। इस एनॉर्मस का मीनिंग है ह्यूज, तुम ह्यूज भी बोल सकते हो, एनॉर्मस भी बोल सकते हो, एनॉर्मस मतलब ही ह्यूज है, दोनों सेम मीनिंग है। तो देखो क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट के अंदर, सरफेस एरिया ऑफ रूट इज एनॉर्मस। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इवन अ स्मॉल गार्डन प्लांट सच एज balsam when gently uprooted from the soil shows a thick branch of rootlets। मतलब क्या, कोई भी छोटा प्लांट को, कोई भी एक छोटा प्लांट को अगर तुम मिट्टी से उखाड़ोगे तो क्या नीचे रूट्स वगैरह देख पाओगे, बहुत सारा रूट्स है, उसके अंदर रूट हेयर भी है, ठीक है। अगर केयरफुली उसको देखोगे तुम तो देखोगे क्या, देखो लिखा हुआ है व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड ईच रूटलेट वुड शो हंड्रेड्स ऑफ रूट हेयर। हर एक रूट में क्या बहुत सारा रूट हेयर रहेगा, हंड्रेड्स ऑफ रूट हेयर रहेगा। इफ ऑल द रूट हेयर ऑफ द प्लांट वेर टू बी लेड एंड टू एंड दे वुड कवर अ लेंथ ऑफ मेनी किलोमीटर। मतलब क्या, एक रूट को अगर तुम उखाड़ोगे किसी भी छोटा प्लांट का, तो उस रूट में तुम क्या देखोगे, हंड्रेड्स ऑफ रूट हेयर रहेगा। उस 100 ऑफ रूट हेयर को अगर तुम एक के बाद एक जोड़ोगे तो क्या बहुत किलोमीटर तक वो चला जाएगा, इतना रूट हेयर रहेगा। इसलिए क्या पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है, मतलब क्या है, जो रूट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए नंबर ऑफ रूट हेयर ज़्यादा होगा, और जितना नंबर ऑफ रूट हेयर ज़्यादा होगा उतना पानी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला वाला पॉइंट का डिस्कशन हो गया। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप, मतलब सॉल्यूशन जो रूट हेयर के अंदर रहता है। देखो क्या लिखा है, रूट हेयर कंटेन सेल सैप ऑफ अ हायर कंसेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। मतलब पानी के मिट्टी के नीचे जो पानी है उसका जो कंसंट्रेशन होगा उससे रूट हेयर के अंदर जो सॉल्यूशन है जिसका सेल सैप नाम है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा।
ठीक है, क्या लिखा है देखो, रूट हेयर आर द एक्सटेंशंस ऑफ द आउटर सेल ऑफ द रूट। रूट हेयर क्या है, रूट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब रूट के ऊपर ही रहता है आजू बाजू में रूट हेयर। ठीक है, अच्छा, दे ऑल्सो कंटेन लार्ज वैक्यूल्स फिल्ड विथ सॉल्यूशन कॉल्ड सेल सैप। उसके अंदर क्या रहता है, रूट हेयर के अंदर एक सॉल्यूशन रहता है जिसका नाम सेल सैप है। सम सॉल्ट्स आर डिजोल्व इन इट एंड द सेल सैप देयरफॉर यूजुअली हैज द कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर। अब सवाल है ये, क्योंकि सेल सैप का जो कंसंट्रेशन है ये ज्यादा क्यों होता है आजू बाजू वाला वाटर से, इसलिए होता है क्योंकि सेल सैप के अंदर जो सॉल्यूशन है वो पानी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट मिला हुआ रहता है। मतलब सेल सैप जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली क्या है, एक पानी है और उसमें अंदर सॉल्ट रहता है, दोनों का सॉल्यूशन है सेल सैप। तो क्योंकि उसके अंदर पानी के अंदर तुम्हारा सॉल्ट है, इसलिए सेल सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्योंकि आजू बाजू में जो पानी रहता है उसमें तो कोई सॉल्ट नहीं रहता है ना, सिर्फ पानी होता है। और सॉल्यूशन जो सेल सैप वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी है, पानी के अंदर सॉल्ट भी थोड़ा मिक्स रहता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या, ये पानी सराउंडिंग एरिया से एब्सॉर्ब करता है, रूट हेयर एब्सॉर्ब करता है, रूट को देता है पानी, रूट एकदम जाइलम और फ्लोएम जो हम लोग पढ़े थे उससे क्या ऊपर भेज देता है। जाइलम से पानी ऊपर चला जाता है और फ्लोएम से जो खाना प्रिपेयर होता है वो टोटल प्लांट में कंडक्ट होता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं जाइलम फ्लोएम वाला फंक्शन, तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला पॉइंट का डिस्कशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप। तीसरा वाला क्या है, रूट हेयर हैविंग थिन सेल वॉल। जो रूट हेयर है उसका जो वॉल है, जो सेल वॉल है वो थिन होना पड़ेगा। क्योंकि देखो रूट हेयर का जो अगर सेल वॉल है वो अगर थोड़ा मोटा होगा, थिक होगा, तो पानी ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो आफ्टर सर्टेन टाइम पानी वो ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, बहुत टाइम लगेगा पानी एब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि जो सेल वॉल है वो तो ठीक है। इसीलिए क्या, रूट हेयर का सेल वॉल पतला होता है ताकि इजीली वो पानी एब्सॉर्ब कर पाए। ठीक है, यही मेन कारण है। ठीक है, अच्छा, तो ये लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है तुम लोग का थर्ड वाला पॉइंट में, रूट हेयर हैव थिन वॉल्स लाइक ऑल प्लांट सेल, रूट हेयर ऑल्सो हैव टू आउटर लेयर। रूट हेयर का भी दो ठो आउटर लेयर रहता है। पहला वाला क्या, एक सेल वॉल है, दूसरा वाला क्या, सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों रहता है, और एनिमल सेल में क्या सिर्फ सेल वॉल रहता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो रूट हेयर का जो सेल है इसमें दो लेयर रहता है, एक रहता है सेल वॉल, एक रहता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। देखो लिखा हुआ है सेल वॉल को, जो रूट हेयर का जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिन होना पड़ेगा, बहुत ही पतला होना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, परमिएबल होना पड़ेगा। परमिएबल, ये वाला वर्ड देखो लिखा हुआ बुक में, परमिएबल। इस परमिएबल का मीनिंग क्या है, परमिएबल मतलब क्या, इस सेल वॉल से ये जो सेल वॉल है रूट हेयर का, इससे क्या तुम्हारा वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह सब कुछ अंदर घुस पाएगा, कोई भी रुकावट नहीं रहेगा, इसको बोला जाता है परमिएबल। ठीक है, तो रूट हेयर का जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिन होगा और परमिएबल होगा, मतलब वाटर मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स सब कुछ अंदर बाहर से अंदर जा पाएगा, कोई भी रुकावट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो लिखा हुआ है जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा, सब कुछ क्या फ्रीली अंदर घुस सकता है, अंदर से बाहर निकल सकता है, इसी को परमिएबल बोला जाता है। तो ये रूट हेयर का जो सेल वॉल है ये बहुत ही थिन और परमिएबल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन एंड सेमी परमिएबल। अच्छा, तो ये वाला हम लोग जो पढ़े ये सेल वॉल वाला पढ़े, सेल वॉल वाला पढ़े, क्योंकि रूट हेयर क्या बाहर में क्या सेल वॉल भी रहता है, सेल मेम्ब्रेन भी रहता है। सेल वॉल का खासियत क्या होगा, सेल वॉल का खासियत होगा कि वो सेल वॉल थिन होगा और परमिएबल होगा। लेकिन अभी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा वाला जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसको वो तो और भी पतला है, बहुत ही पतला होगा और सेमी परमिएबल होगा। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो सेल वॉल के बाजू में रहता है रूट हेयर का, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से भी पतला होगा, वेरी थिन, और क्या होगा सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब ये कुछ कुछ चीजों को अंदर से बाहर जाने देगा और बाहर से अंदर आने देगा, सबको नहीं देगा। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको नहीं आने देगा, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, जो हानिकारक नहीं है, मिट्टी से तो बहुत, मिट्टी में तो क्या बहुत सारा सब कुछ मिला हुआ रहता है, तो सब कुछ को अंदर नहीं आने देगा। जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जो प्लांट के लिए अच्छा है, उसी को आने देगा, सबको अलाउ नहीं करेगा, मतलब फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इसको बोला जाता है सेमी परमिएबल। ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन होगा। तो सेल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है, ये बहुत ही पतला है और सेमी परमिएबल है, जिसका मतलब क्या है, ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही एब्जॉर्ब करेगा, बाकी किसी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वाटर को जरूरत है, पानी जरूरत है प्लांट को। ठीक है, अच्छा, देखो लिखा हुआ है which means that it allows water molecules to pass through but not the large molecule of the dissolved salt। मतलब सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ पानी जो है मॉलिक्यूल्स को उसको ही अलाउ करेगा अंदर घुसने के लिए, क्योंकि ये सही परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। द सीक्रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स लाइज मेनली इन दिस कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक ऊपर ही डिपेंड करता है। किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। क्योंकि रूट हेयर का जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, मतलब क्या, वाटर भी अंदर आ पाएगा, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ अंदर आ पाएगा, सॉल्ट वगैरह सब कुछ अंदर आ पाएगा। और इसका सेल वॉल का जो रूट हेयर का जो सेल वो बहुत ही पतला है, मतलब कोई रुकावट नहीं होगा, इजिली एब्जॉर्ब हो पाएगा। और सेल मेम्ब्रेन जो दूसरा वाला लेयर है रूट हेयर का, वो बहुत ही पतला है और सेमी परमिएबल, मतलब इसका काम क्या होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर आने देना, बाकी किसी को वो अंदर आने नहीं देगा। तो यही मेन दो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है रूट का, कि वो किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा यूजिंग हिज रूट हेयर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट का। डिटेल्स में हम लोग पढ़ लिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रूट हेयर का मिट्टी से पानी और वाटर मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरे टॉपिक में आते हैं हम लोग। देखो, दूसरा वाला है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। अब पानी तो एब्जॉर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब हो गया, अब दूसरा काम क्या है, उसको कंडक्ट करवाना। टोटल जो फुल प्लांट है, होल प्लांट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मेन काम है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होना और उसको कंडक्ट करना। तो एब्जॉर्प्शन तो पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंडक्ट करना। देखो, वाटर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी से, रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरा काम क्या होगा उसका, कंडक्ट करना। अब ये कंडक्ट कौन करता है, रूट कंडक्ट नहीं करता है। रूट का काम क्या है, सिर्फ पानी, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। कंडक्ट रूट नहीं करेगा, कंडक्ट के लिए अलग फंक्शन है, वो जाइलम फ्लोएम जो हम लोग पढ़े थे लोअर क्लास में, वो वाला आएगा, वही मेन कंडक्ट करता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, पानी को कंडक्ट करता है, नीचे से ऊपर फ्लो करके ले जाता है, ताकि प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर पाए, लीफ में पहुंचा देता है पानी को। खाना प्रिपेयर हो जाने के बाद क्या होता है, जो फ्लोएम है, दूसरा वाला जो पार्ट है, ठीक है, टिश्यू का दूसरा जो पार्ट है, वो क्या करता है, खाना को टोटल प्लांट में इंक्लूडिंग रूट में भी भेज देता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये अलग टॉपिक हो गया। तो अभी हम लोग देखो क्या लिखा हुआ है बुक में, देखो लिखा हुआ है, द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर and minerals from the soil by the roots, its movement through the thickness of the root and subsequently its upward conduction through the stem is the result of 5 main phenomenon। मतलब ये जो एंटायर मैकेनिज्म है कि रूट पानी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसको कंडक्ट करवाता है, ये जो मूवमेंट है, ये टोटल जो मूवमेंट पांचों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक एक करके दिया हुआ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला क्या है, पहला तुम्हारा है इम्बाइबेशन। पहला हेडिंग करो, लिखो, पहला जो स्टेप है, 5 स्टेप का पहला वाला जो स्टेप है वो है इम्बाइबेशन, IMBIBITION, इम्बाइबेशन। स्पेलिंग ठीक से देखना, IMBIBITION, इम्बाइबेशन। ये पहला वाला स्टेप, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला है डिफ्यूशन। डिफ्यूशन तो पहले भी पढ़े हो, डिफ्यूशन पता है क्या है। तीसरा वाला स्टेप है ऑस्मोसिस, ये भी लोअर क्लास में पढ़े हो, ऑस्मोसिस। ठीक है, चौथा वाला स्टेप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट 5वां वाला स्टेप है टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। स्पेलिंग ठीक से ध्यान देना, FLACCIDITY, फ्लैसिडिटी। तो ये 5 स्टेप है, पहला इम्बाइबेशन, दूसरा वाला डिफ्यूशन, तीसरा वाला ऑस्मोसिस, चौथा वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट और 5वां वाला टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इस 5 स्टेप में क्या होता है, ये मैकेनिज्म टोटल एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्बाइबेशन। देखो इम्बाइबेशन क्या है, देखो बुक में देखो लिखा हुआ है इम्बाइबेशन वाला स्टेप। इम्बाइबेशन इज अ फेनोमेनन बाय व्हिच द लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस अट्रैक्शन, देखो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है। सरफेस अट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिविंग सेल है और डेड सेल है प्लांट का, वो पानी एब्जॉर्ब करता है। ये जो फेनोमेनन है, ये जो इंसिडेंट है, इसी को बोला जाता है इम्बाइबेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, जिस फेनोमेनन में सरफेस अट्रैक्शन प्रोसेस से प्लांट या फिर प्लांट का कोई हिस्सा, डेड प्लांट और लिविंग प्लांट, ये एब्जॉर्ब करता है पानी
मिट्टी से, इसी को बोला जाता है तुम्हारा क्या, इम्बाइबेशन। ठीक है, तो हम प्रोसेस यहाँ पे लिख नहीं रहे क्योंकि बुक में दिया हुआ है, हम समझा दिए। अब देखो उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज और प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा लगाव है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस मतलब क्या, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका पानी के ऊपर बहुत लगाव रहता है, बहुत ही अट्रैक्शन होता है पानी की तरफ, टुवर्ड्स वाटर, इसको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस बोला जाता है। तो जो सब्सटेंस सेलुलोज से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, उसका पानी के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत पानी से अट्रैक्टेड होता है वो, मतलब वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। ठीक है, दे इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप, मतलब पानी के कांटेक्ट में ये सब सब्सटेंस जब आता है तो पानी को वो एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब भीग जाता है, पानी एब्सॉर्ब करके फूल जाएगा ये सब सब्सटेंस, क्योंकि पानी के ऊपर बहुत अट्रैक्शन है, अभी भी बताया हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस से। देखो लिखा है, दे इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप, फॉर एग्जाम्पल ड्राई सीड्स, वुडन डोर्स स्वेल अप ऑन कॉन्टैक्ट विथ वाटर और ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर। कभी देखे हो, अगर तुम नोटिस करोगे कि कोई भी लकड़ी को अगर बहुत दिन से तुम पानी में भिगा के रखोगे तो वो क्या, थोड़ा फूल जाता है, देख खराब होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि लकड़ी वाला जो चीज़ है उसको पानी से दूर रखो, क्योंकि लकड़ी वाला जो चीज़ है वो पानी एब्सॉर्ब करता है बहुत, और पानी अगर एक बार एब्सॉर्ब कर लेगा, भीग जाएगा पानी में बहुत दिन तक, तो वो लकड़ी और क्या धीरे 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 वीक हो जाएगा और एक दिन किसी टाइम बाद टूट जाएगा वो। ठीक है, तो करता क्या है वो लकड़ी कि पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए फूल जाता है और धीरे 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 अंदर ही अंदर पचने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। तो जैसे वुडन डोर हो गया, ड्राई सीड हो गया, ये पानी के कांटेक्ट में आता है, पानी को एकदम एब्सॉर्ब करके फूल जाएगा, मतलब ये सब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू इम्बाइबेशन एंड प्रेशर सीड कोट रप्चर्स इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फोर्स इन द एसेंट ऑफ सैप। मतलब ये तो हम लोग लकड़ी से तुमको समझाए, अगर एक सीड के हम सीड का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या होता है, सीड क्या होता है, देखो सीड, मान लो ये एक सीड है, तो सीड के बाहर क्या रहता है, सीड कोट रहता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ये अंदर अंदर में क्या रहता है, सीड रहता है, ये बाहर वाला क्या है, सीड कोट है। सीड कोट का काम क्या है, सीड को प्रोटेक्ट करना। तो ये सीड कोट क्या करता है, तुम्हारा ये जो सीड है, सीड क्या पढ़े अभी अभी, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, ड्राई सीड हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, पानी बहुत एब्सॉर्ब करता है। तो इस ड्राई सीड को जब भी तुम कुछ पानी में डाल दोगे तो ये सीड कोट है ना बाहर वाला, ये सीड कोट पानी एब्सॉर्ब कर लेगा, एब्सॉर्ब करके फूल जाएगा, और उसके कुछ दिन बाद या कुछ महीना बाद ये जो सीड कोट ये फट जाएगा, क्योंकि पानी एब्सॉर्ब कर लिया इसने, फट जाएगा। जब सीड कोट फट जाएगा तो सीड बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सीड को जब तुम मिट्टी के अंदर डालोगे तब उस सीड से नया प्लांट उगेगा। तो ये मैकेनिज्म है, समझ में आ रहा है। तो इसको बोला जाता है इम्बाइब करना, मतलब पानी को एब्सॉर्ब कर लेना। इम्बाइब मतलब क्या, पानी को एब्सॉर्ब कर लेना, उसी को बोला जाता है इम्बाइबेशन। तो ये पहला स्टेप है, पानी एब्सॉर्ब करना। ठीक है, पानी कौन ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, अगर वो सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस कौन सा है, जो प्रोटीन और सेलुलोज से बना होता है, वही सब्सटेंस में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, जिसका पानी के ऊपर क्या बहुत ज्यादा लगाव है। पानी एब्सॉर्ब करके ये स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, और कुछ दिन बाद ये सीड कोट फटने लगेगा। जब सीड कोट फट जाएगा तो अंदर से सीड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीड को जब तुम मिट्टी के अंदर डालोगे तब इसी सीड से धीरे 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 क्या नया प्लांट उगेगा। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप है इम्बाइबेशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला स्टेप है डिफ्यूशन। दूसरा वाला स्टेप क्या था, डिफ्यूशन था। ठीक है, दूसरे वाला हम लोग क्या पढ़े थे, डिफ्यूजन पढ़े थे। ठीक है, देखो डिफ्यूजन तो हम लोग पढ़े हैं, लोअर क्लास में ही पढ़े हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कोई भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह रहता है, ये मॉलिक्यूल्स अगर फ्रीली मूव कर पाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक अगर मूव कर पाएगा, इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, देखो बुक में लिखा हुआ है, डिफ्यूजन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, गैस और लिक्विड, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब दो लिक्विड को या फिर दो गैस को अगर तुम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखोगे तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस ज्यादा वाला कंसंट्रेशन से जो जिसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब लो कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इस फ्री मूवमेंट को ही बोला जाता है डिफ्यूजन। हम लोग लोअर क्लास में बहुत एग्जांपल पढ़े हैं डिफ्यूजन का। जैसे घर में अगर तुम कोई भी अगरबत्ती जलाओगे तो क्या खुशबू पूरा घर में फैल जाएगा, तो ये क्या है, डिफ्यूजन वाला एग्जांपल है, हम लोग पढ़े हैं। क्योंकि घर के कोई किसी भी कोने में अगर तुम अगरबत्ती जलाते हो तो क्या उसका जो स्मेल है, उसके वो तो गैस है एक्चुअली। अगरबत्ती जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो तो गैस है। तो गैस में क्या अगरबत्ती वाला मॉलिक्यूल्स रहता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है आजू बाजू वाला एटमॉस्फेयर से। अब उस हायर कंसंट्रेशन से जो गैस वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो करता है लोअर कंसंट्रेशन में, इसलिए हम लोगों को खुशबू बहुत दूर अगर हम बैठे होंगे फिर भी हम लोगों को खुशबू मिलता है।
मतलब ये भी डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो ये गैस वाला एग्जांपल है। लिक्विड में भी सेम चीज होता है, ठीक है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है। मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक अगर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। देखो डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये पढ़ोगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम नहीं पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। हम छोटा बता दे रहे डिफ्यूजन का, ये जो तीनों जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हम छोटा करके एक्सप्लेन कर दे रहे कि डिफ्यूजन है क्या। देखो तीनों कंटेनर है, ठीक है, तीनों कंटेनर में क्या होगा कि एक पानी लिया गया है, ठीक है, क्लियर पानी लिया गया है, ठीक है, और कंटेनर में क्या किया है, एक तुम अलग से बाहर से रिएजेंट डाल दोगे, मतलब एक कलरफुल सब्सटेंस डाल दोगे। तो पानी में अगर तुम कुछ कलरफुल सब्सटेंस डाल दोगे, डालने के बाद तुमको क्या दिखेगा, जो कलरफुल सब्सटेंस तुम डाले हो, मतलब उसका जो कलर है धीरे 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 देखोगे क्या पूरा सॉल्यूशन कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कलर सब्सटेंस जो तुम डाल रहे हो उसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स वगैरह है। जब पानी के कांटेक्ट में वो आ रहा है तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ क्या एक्सचेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जब तुम कोई कलरफुल सब्सटेंस डालोगे तो इनिशियली जिस पोर्शन में तुम गिराओगे, पानी का जिस पोर्शन में उस कलरफुल सब्सटेंस को गिराओगे, उसी पोर्शन वाला सिर्फ कलर्ड हो जाएगा। एंड धीरे 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 जितना टाइम आगे जाएगा तुम देखोगे क्या, वो जो कलर्ड है वो कलर धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, और आफ्टर सर्टेन टाइम पूरा पानी ही कलर्ड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये डिफ्यूजन है, क्योंकि कलरफुल जो सब्सटेंस तुम डाल रहे हो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी का कंसंट्रेशन कम है। मतलब कलरफुल जो कलर्ड सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो सब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से मिक्सअप हो जाएगा, इसीलिए धीरे 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 पूरा पानी जो है वो कलर्ड हो जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट तुमको दिया, ये पढ़ोगे, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है, लिक्विड वाला। डायग्राम देखोगे, डायग्राम देख से ही समझ में आएगा। देखो तीनों कंटेनर है ए बी सी करके, ठीक है, उसी से समझाया है, जो हम बोले वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है, लेट अस सी हाउ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन अप्लाइज इन दिस केस। देखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई आर मोर क्राउडेड, मोर कंसंट्रेटेड इन एंड नियर द टैबलेट ऑफ द डाई। मतलब इसमें एक डाई डाला गया है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डाई डाला गया है, रेड कलर का डाई डाला गया है। तो जिस पोर्शन में पानी का, जिस पोर्शन में तुम रेड कलर का डाई डालोगे, उसी पोर्शन में क्या कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई, ठीक है। अब बाजू में जो हिस्सा है, जो जिसमें पानी डाला हुआ है, मतलब अगर हम तुमको एक्सपेरिमेंट से दिखाए, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी डाले हो, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, बाहर से डाई डाल रहे हो, इस पोर्शन में मतलब डाई डाले हो तुम, तो जिस पोर्शन में तुम डाई डालोगे ना, इसका आजू बाजू वाला जो पानी है इसका कंसंट्रेशन अचानक से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तुम डाई डाल रहे हो, बाहर से अलग लिक्विड डाल रहे हो, तो इस लिक्विड के अंदर क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो उस मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगा ही, इसका आजू बाजू वाला जो पानी है इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो पोर्शन पानी है इसका कंसंट्रेशन सेम रहेगा, वैसे का वैसा। मतलब क्या, इस रीजन वाला कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और बाहर वाला रीजन वाला जो रिमेनिंग है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। अभी क्या है, कंसंट्रेशन तो अलग अलग है, तो ऐसा नहीं चलेगा, कंसंट्रेशन को इक्वल करना पड़ेगा, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है हायर कंसंट्रेशन से, वहां से मॉलिक्यूल धीरे 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 लोअर कंसंट्रेशन में आने लगता है, और जितना ये आने लगेगा उतना डाई फैलने लगेगा, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पूरा जो लिक्विड है वो पूरा डाई का जैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो ये लिखा हुआ है। दूसरा वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, दिस मॉलिक्यूल्स मूव अवे फार्दर एंड फार्दर इन द रीजन वेयर दे आर फ्यूअर और एब्सेंट, जो अभी बताया हम तुमको। धीरे धीरे जब डाई डालने के बाद क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब जितना टाइम आगे जाएगा, इस ये जो हायर कंसंट्रेशन वाला रीजन है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव करने लगेगा, धीरे धीरे मूव करने लगेगा, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, जितना मूव करेगा उतना डाई का कलर फैलता रहेगा, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पूरा जो सॉल्यूशन है वो पूरा डाई का जैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा है, दिस मूवमेंट कंटिन्यूज अंटिल द मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कब तक चलता रहेगा मूवमेंट, जब तक ना टोटल जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, टोटल कंसंट्रेशन इक्वल ना हो, ठीक है। जब तक कंसंट्रेशन टोटल इक्वल नहीं रहेगा तब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, जब तक ये जो डाई तुम डाले हो, डाई के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जब तक एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट जब नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। स्टीयरिंग विथ अ स्पून और ग्लास रॉड हैसेंस द प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डिफ्यूजन एंड यू गेट अ होमोजेनियस सॉल्यूशन मच फास्टर। मतलब क्या, अगर इसको तुम ओपनली ना छोड़ के अगर कोई भी स्पून से या कोई भी कुछ चीजें ऐसे करके उसको शेक करोगे ना, हिलाओगे, तो ये प्रोसेस और ज्यादा होगा। मतलब क्या, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो और ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसको तुम शेक नहीं करोगे, कोई भी स्पून वगैरह से शेक नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे टेबल के ऊपर, तो ये धीरे 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 फैल के टोटल
कलर्ड जो क्या होगा, डाई जैसे कलर्ड हो जाएगा, तो वो टाइम लगेगा, लेकिन स्पून से अगर शेक करोगे तो और ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम स्पून से शेक कर रहे हो मतलब क्या, तुम हेल्प कर रहे हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है डाई का, मॉलिक्यूल्स का, उसमें तुम मदद कर रहे हो, इसलिए स्पून से अगर शेक करोगे तो ये ज़्यादा होगा और जल्दी होगा, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हो गया, दूसरा वाला हम लोग जो पढ़े, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला स्टेप क्या था, ऑस्मोसिस। तीसरा वाला स्टेप है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन में याद रखना, ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होता है, H फॉर हायर, L फॉर लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस भी मूवमेंट है, डिफ्यूजन भी मूवमेंट है, लेकिन थोड़ा अलग है। देखो लिखा हुआ क्या है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन और विथ अ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक फ्री मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के यूज़ करने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मदद से जब पानी या वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करेगा, उसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका यूज़ किया जाता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या, ये सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था तब बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन है जिससे पानी वगैरह, वाटर मॉलिक्यूल वगैरह ही सिर्फ पास कर सकता है और कोई मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ पानी को ही अंदर से बाहर आने देगा या बाहर से अंदर जाने देगा, और कोई वाटर मॉलिक्यूल छोड़ के और कोई मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करेगा। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मदद से पानी जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन से थोड़ा अलग है, क्योंकि डिफ्यूजन में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं किया जाता, और डिफ्यूजन में क्या, सिर्फ पानी मूवमेंट नहीं करता है, डिफ्यूजन गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, दोनों हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ पानी का ही मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होगा, ठीक है। इसमें देखो तुम लोग का ऑस्मोसिस जो टॉपिक है उसमें देखो नीचे लिखा हुआ है कि एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट इन द अबव डेफिनेशन दैट ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ पानी, वाटर मॉलिक्यूल ही मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, और कुछ मूव नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंदर, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ लिए। तो तीसरा वाला हम लोग जो स्टेप है, 5 स्टेप है, उनमें से 3 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और भी 2 जो स्टेप है वो हम लोग पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में है तो वो और भी हम लोग स्टेप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और है तो ये चैप्टर उसके बाद खत्म होगा, ठीक है। थैंक यू।